हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप प्रोफाइल पिक्चर में देख पा रहे हो, काफ़ी दर्शनीय दुर्ग है और इसमें विजय स्तंभ आप देख पा रहे हो। और ये जो दुर्ग है उसकी जो बाउंड्री है वो भी आप देख पा रहे हो। तो ये एक ऐतिहासिक किला है जो कि चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर स्थित है, जो कि एक राजस्थान का एक ज़िला है। और ये काफ़ी दर्शनीय दुर्ग है और इसके लिए कहा गया है दुर्गों में दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसके बारे में डिटेल्स से जानेंगे दोस्तों, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसका जो निर्माण किया है उसके बारे में जानेंगे, और इसमें जो 3 साके हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा जितने भी दर्शनीय स्थल है उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। और शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर डिपेंड है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ दर्शनीय स्थल देख लेते हैं। तो दुर्ग के स्तंभ कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें दुर्ग का एक भाग है इस प्रकार सा है। विजय स्तंभ ऐसे देख पाओगे आप। ये एक 9 मंजिला इमारत है दोस्तों, जिसपे इसे जो देवी देवताओं का अजायबघर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे देवी देवताओं की चित्रकारी की गई है पत्थर के ऊपर। देन उसके बाद में बात करते हैं दुर्ग के अवशेष। ये एक इमारत बनी हुई है दुर्ग में। इसके अलावा ये छतरियाँ वगैरह देख सकते हो आप दुर्ग में, दुर्ग की संरचना देख सकते हो। और उसके अलावा इस प्रकार से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है उस टाइम की। और इसके अलावा कुछ मंदिर स्थित है, जिसमें मीरा मंदिर है। और उसके अलावा जैन कीर्ति स्तंभ वहाँ पर स्थित है, और शांतिनाथ मंदिर स्थित है। और कीर्ति कीर्ति स्तंभ में जैन मंदिर स्थित है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो ऐतिहासिकता और निर्माण के बारे में बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया और यहाँ पर किस किस राजा ने शासन किया। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगदन मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था, और इसे अपने नाम पर चित्रकूट रूप में बसाया था। नेक्स्ट है मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है, बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। मतलब जो मौर्य वंशीय राजा थे चित्रांगदन मौर्य, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं यह किला मेसा के पठार पर स्थित है। सन 738 ईस्वी में राजा बप्पा रावल ने राजपूताने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर यह किला अपने अधिकार में लिया। फिर मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे गुहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया, और इस प्रकार से 9वीं से 10वीं शताब्दी में इस पर परमारों का आधिपत्य रहा। नेक्स्ट बात करते हैं सन 1133 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह ने यशोवर्मन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया। नेक्स्ट है तदंतर जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के भतीजे अजयपाल को परास्त कर मेवाड़ के राजा सामंत सिंह ने सन 1174 में पुनः गुहिल वंशियों का आधिपत्य स्थापित कर दिया। इन्हीं राजा सामंत सिंह का पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में सामंत सिंह की मृत्यु हो गई, और सन 1213 से 1252 तक नागदा के इल्तुतमिश के द्वारा तहस नहस कर देने के बाद यहाँ राजा जेत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ से शासन चलाया। सन 1303 ईस्वी में यहाँ के रावल रतन सिंह की अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई। लड़ाई चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका के नाम से प्रसिद्ध हुई, और इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई, और उसने अपने पुत्र खिरज खां को यह राज्य सौंपा, और खिरज खां ने वापसी कर चित्तौड़गढ़ का राजकाज कान्हड़ दे के भाई मालदेव को सौंप दिया। नेक्स्ट बात करते हैं काल के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक किंवदंत के अनुसार
पांडवों के दूसरे भाई भीम ने इसे करीब 5000 वर्ष पूर्व बनवाया था। इस संबंध में एक प्रचलित कहानी है कि एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकला तो उसे रास्ते में एक योगी निर्भयनाथ व एक यति कुंडेश्वर से भेंट होती है। भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा, जिसे योगी इस शर्त पर देने को राजी हुआ कि इस पहाड़ी स्थान पर रातों रात एक दुर्ग का निर्माण करवा दे। भीम ने अपने शौर्य और देवरूप भाइयों की सहायता से यह कार्य करीब करीब समाप्त ही कर दिया था। सिर्फ दक्षिण हिस्से का थोड़ा सा कार्य शेष था। योगी ने हृदय के कपट ने स्थान ले लिया और अपने यति से मुर्गे की आवाज़ में बांग देने को कहा, जिससे भीम सवेरा समझकर निर्माण कार्य बंद कर दे और पारस पत्थर नहीं देना पड़े। मुर्गे की बांग सुनकर भीम को क्रोध आया और उसने क्रोध से अपनी लात जमीन पर दे मारी, जिससे वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसे लोग भीतल तालाब के नाम से भी जानते हैं। वह स्थान जहाँ भीम ने घुटने ने विश्राम किया उसे भीम घोड़ी कहते हैं। जिस तालाब पर यति ने मुर्गे की बांग दी उसे कुंडेश्वर कहलाता है। बप्पा रावल के वंश जो सिसोदिया राजवंश के संस्थापक राणा हम्बीर ने पुनः मालदेव से यह किला हस्तगत किया और हम्बीर बड़ा पराक्रमी और दूरदर्शी था। उसने यहाँ 50 वर्ष तक बड़ी योग्यता के साथ शासन करते हुए राज्य का विस्तार किया और उसी के प्रयासों से चित्तौड़गढ़ का गौरव पुनः स्थापित हो सका और रोड राज्य द्वारा स्थापित किया गया। 1538 में चित्तौड़गढ़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। इस युद्ध में मेवाड़ का दूसरा साका के रूप में जाना जाता है। सन 1567 ईस्वी में मेवाड़ का तीसरा साका हुआ, जिसमें अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। ये सब मुस्लिम आक्रमण चित्तौड़गढ़ की संस्कृति विनाश का मुख्य कारणों में से एक है। तीसरे साके के बाद ही सन 1559 में महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ को राजधानी चित्तौड़गढ़ से हटाकर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास स्थापित की, जो आज उदयपुर के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ में जो जौहर हुए थे उन तीनों जौहर के बारे में बात करते हैं। तो पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1535 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 ईस्वी में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया था। तो इस प्रकार से 3 जौहर हुए थे चित्तौड़गढ़ के किले में। नेक्स्ट बात करते हैं रणनीति की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ का राजधानी के रूप में महत्व। तो चित्तौड़गढ़ का किला राजपूताने के लिए हमेशा विशेष महत्व रखता है। इसे मेवाड़ के गुहिल वंशियों की पहली राजधानी के रूप में सम्मान प्राप्त है, जिसे उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोनी को हराकर अपने अधिकार में कर लिया था। और यह दुर्ग अरावली की पहाड़ी पर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में बना है, जिसके बीच समतल भूमि आ जाने के कारण एक कुंड, तालाब, मंदिर, महल आदि सभी एक निश्चित निर्माण योजना के तहत समय समय पर
बनते रहे और कुछ जलाशय तो ऐसे हैं जो निरंतर जल आपूर्ति के साधन के रूप में काम आते रहे। इस गढ़ के संबंध में प्रचलित एक कहावत है जो इस दुर्ग को महत्व को बताती है। तो एक कहावत है, उसका नाम है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया। मतलब जो गढ़ है, मतलब जो दुर्ग है, दुर्गों में दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ है और बाकी सब गढ़ैया है। वास्तव में इस दुर्ग का निर्माण अभी भी हमें विस्मय और रोमांच से भर देता है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि अपने भौगोलिक कारणों से यह दुर्ग युद्ध के लिए रणथंभौर और कुंभलगढ़ जैसे दुर्गों की तरह उपयुक्त नहीं था। निसंदेह किला सुदृढ़ था। पहाड़ी के किनारे किनारे उद्रग खड़े चट्टाने की पंक्ति थी, जिसके ऊपर एक ऊंचा और सुदृढ़ प्रकार से बना हुआ ये किला था। लेकिन साथ साथ ही दुर्ग में प्रवेश के लिए लगातार 7 दरवाजे कुछ अंतराल पर बनाए गए थे। इन सब कारणों से प्रवेश कर पाना तो शत्रु के लिए बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन यह विस्तृत मैदान के बीच एक लंबी पहाड़ी पर बना है जो अन्य पर्वत श्रेणियों से पृथक हो गया है। अतएव शत्रु द्वारा उसका घेरा डालकर किले में इस्तेमाल होने वाला रसद पहुंचना सुगमता से रोक दिया जाता था। इस दुर्ग का जब जब घेरा डाला गया तब तक गढ़ में भोजन सामग्री विद्यमान रहने तक ही गढ़ सुरक्षित रहा। भोजन सामग्री समाप्ति पर राजपूतों ने विवश होकर युद्ध के लिए किले के द्वार खोल देना पड़ता था, लेकिन प्राय शत्रुओं की बड़ी सेना होने की स्थिति में उन्हें हार का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार से हमें देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ का राजधानी के रूप में चयन रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं था। यही कारण था कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई, जो चारों तरफ से पर्वत से घिरे होने के कारण ज़्यादा सुरक्षित था। अब बात करते हैं दोस्तों, जो दुर्ग के 7 दरवाजे हैं उनके सभी दरवाज़ों के बारे में जानते हैं। तो इसमें रास्ते को लेकर अंदर के परिसर तक कई एक इमारतें हैं जिनका संक्षिप्त विवरण है। तो पहला आता है पांडव पोल। यह पहला दरवाज़ा है दुर्ग का। कहा जाता है एक बार भीषण युद्ध में खून की नदी बह निकलने से एक पांडा, बोले तो भैंसा, बहता बहता यहाँ तक आ गया था। इसी कारण इस द्वार को पांडव पोल कहा जाता है। जब चित्रकूट पराधीन हो गया तब यहाँ के वीर योद्धा गाड़ी लोहारों ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक चित्रकूट स्वतंत्र न हो जाए तब तक वे इस दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे, घर बनाकर नहीं रहेंगे, पीने के लिए पानी का रस्सा नहीं रखेंगे, मिट्टी के बर्तन में ही खाएंगे जैसी प्रतिज्ञा ली थी और जन्मभूमि के प्रति देशभक्ति एवं स्वामी भक्ति की मिसाल कायम की। और तब से अब ये स्वतंत्र प्रेमी बैलगाड़ी में ही घर बनाकर देश के कोने कोने में तब से अब तक गुमनाम भटक रहे हैं की गाथा का प्राचीन सुरक्षित स्मारक पांडव पोल के समीप ही इस गाड़ी लोहारों की देश के प्रति देशभक्ति और बलिदान की गौरव गाथा को बताता है। इसमें एक स्मारक बना हुआ है जिसका नाम है रावत बाग सिंह का स्मारक। दुर्ग के प्रथम द्वार पांडव पोल के बाहर ही चबूतरे पर ही रावल बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। महाराणा विक्रमादित्य के राज्यकाल में सन 1535 में यहाँ की अव्यवस्था से प्रेरित हो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय बालक होने के कारण हांडी रानी
कर्मवती ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को बूंदी भेजकर मेवाड़ के सरदारों को किले की रक्षा का कार्यभार सौंप दिया। प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह ने मेवाड़ का राज्य चिन्ह धारण कर महाराणा विक्रमादित्य का प्रतिनिधित्व किया तथा लड़ता हुआ इसी दरवाजे के पास वीरगति को प्राप्त हुआ। उसी वीर की स्मृति में यह स्मारक बना हुआ है। दूसरा गेट है भैरव पोल। तो पांडव पोल से थोड़ा उत्तर की दिशा में चलने पर दूसरा दरवाज़ा आता है जिसे भैरव पोल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम देसूरी के सोलंकी भैरवदास के नाम पर रखा गया है, जो सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से युद्ध में मारे गए थे। मूल द्वार टूट जाने के कारण महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और यहाँ पर जयमल और कल्ला की छतरियाँ भी स्थित है। तो भैरव पोल के पास ही दाहिने और 2 छतरियाँ बनी हुई है। प्रथम 4 स्तंभों वाली छतरी प्रसिद्ध राठौड़ जयमल यानी कि जयमल बदनौर के राजा के कुटुंबी कल्ला की है तथा दूसरी 6 स्तंभों वाली छतरी स्वयं जयमल की है, जिसके पास ही दोनों राठौड़ मारे गए थे। सन 1567 में जब बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की, उस समय सिसोदिया पत्ता और मेडुतिया राठौड़ जयमल दोनों महाराणा उदय सिंह की अनुपस्थिति में दुर्ग के रक्षक नियुक्त हुए थे और इसी तीसरे साके की लड़ाई के दौरान एक रात्रि को जब जयमल एक टूटी दीवार की मरम्मत करा रहे थे, उस समय अकबर की गोली उनकी एक टांग बेकार हो गई थी। लंगड़े जयमल को कल्ला ने अपने कंधों पर बैठाकर दूसरे दिन युद्ध में उतारा था। उन दोनों ने मिलकर शत्रु सेना पर कहर ढा दिया। अंत में दोनों भिन्न भिन्न स्थानों पर वीरगति को प्राप्त हुए। ये छतरियाँ उन्हीं की गौरव गाथा के लिए याद दिलाती है। तो तीसरा दरवाज़ा है जिसका नाम है हनुमान पोल। तो दुर्ग में तृतीय प्रवेश द्वार को हनुमान पोल कहा जाता है क्योंकि पास ही हनुमान जी का मंदिर है। तो हनुमान जी की प्रतिमा चमत्कारी व दर्शनीय है, इस कारण से इस दरवाजे का नाम हनुमान पोल रखा गया है। अब बात करते हैं चौथे दरवाजे के बारे में। तो इसका नाम है गणेश पोल। तो गणेश पोल है हनुमान पोल से कुछ आगे बढ़कर दक्षिण की दिशा की ओर मुड़ने पर गणेश पोल आता है, जो दुर्ग का चौथा दरवाज़ा है। इसके पास ही गणपति जी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम गणेश पोल रखा गया है। और पांचवा दरवाज़ा है जिसका नाम है जोड़ला पोल। यह दुर्ग का पांचवा दरवाज़ा है और छठे द्वार से बिल्कुल पास होने के कारण इसे जोड़ला पोल कहा जाता है। अब बात करते हैं छठे दरवाजे के बारे में। तो इसका नाम है लक्ष्मण पोल। दुर्ग में इस छठे द्वार के पास ही एक छोटा सा लक्ष्मण जी का मंदिर है, इसके कारण इसका नाम लक्ष्मण पोल रखा गया है। अब बात करते हैं सातवें दरवाजे के बारे में। तो इसका नाम है राम पोल। तो लक्ष्मण पोल से आगे बढ़ने पर एक पश्चिम मुख प्रवेश द्वार मिलता है, जिससे होकर किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यह दरवाज़ा किला का 7वां और अंतिम प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे के बाद चढ़ाई समाप्त हो जाती है। इसके निकट ही महाराणाओं के पूर्वज माने जाने वाले सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला एवं हिंदू संस्कृति का उत्कृष्ट प्रतीक है। दरवाजे से प्रवेश करने के बाद उत्तर वाले मार्ग की ओर बस्ती है और दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग से किले के कई दर्शनीय स्थल दिखते हैं। अब बात करते हैं पत्ता का स्मारक।
तो रामपोल से प्रवेश करते ही सामने की तरफ 50 कदम की दूरी पर स्थित चबूतरे पर सिसोदिया पत्ता के स्मारक का पत्थर है। आमेर के रावलों के पूर्वज पत्ता सन 1568 में अकबर की सेना से लड़ते हुए इसी स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि युद्ध भूमि में एक पागल हाथी ने युद्धरत पत्ता को सूंड में उठाकर जमीन पर पटक दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं कुंडेश्वर का कुंड और कुंडेश्वर के मंदिर के बारे में। तो रामपोल के प्रवेश द्वार से सड़क उत्तर की ओर मुड़ती है। उससे थोड़ी दूर पर दाहिने ओर कुंडेश्वर का कुंड, जिसके ऊपर उत्तर के भाग में कुंडेश्वर का मंदिर है। किंवदंतियों के अनुसार ये दोनों रचनाएं महाभारत कालीन हैं तथा पांडव पुत्र भीम से जुड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंगलू आहता के महल तथा रत्नेश्वर तालाब के बारे में। तो कुंडेश्वर मंदिर से आगे बढ़ने पर दाहिनी तरफ सड़क से कुछ दूर हिंगलू आहाड़ा के महल है। आहाड़ा में रहने के कारण मेवाड़ के राजाओं का उपनाम आहाड़ा हुआ। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के राजा भी आहाड़ा कहलाते रहे। हिंगलू डूंगरपुर का आहाड़ा सरदार था और इन महलों में रहता था, जिससे ये महल हिंगलू आहाड़ा के महल कहलाए। बूंदीवाले का हाड़ा के रूप में नाम प्रसिद्ध हो जाने से लोग इन महलों को किहू ग्लू हांडा के महल के नाम से कहने लगे। इन महलों में महाराणा रतन सिंह रहते थे और इसके पास बना तालाब महाराणा ने खुद बनवाया था, जो रत्नेश्वर का कुंड के नाम से जाना जाता है। तालाब के पश्चिम के किनारे पर रत्नेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर भी है। नेक्स्ट बात करते हैं लाखोटा की बारी। तो यह रत्नेश्वर कुंड से थोड़ी दूरी पर पहाड़ी के पूर्वी किनारे के समीप लाखोटा की बारी है। यह एक छोटा सा दरवाज़ा है जिसे दुर्ग के नीचे जा सकते हैं। कहा जाता है कि इसी द्वार के पास अकबर की गोली लगने से जयमल लंगड़ा हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में। तो लाखोटा की बारी से राज टीले तक सड़क सीधी दक्षिण में मुड़ जाती है। उसी स्थान पर बाईं ओर 75 फीट ऊंचा 7 मंजिला वाला स्तंभ बना है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में दिगंबर जैन संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सा नाय के पुत्र जीजा ने करवाया था। यह स्तंभ नीचे से 30 फीट और ऊपरी हिस्से पर 15 फीट चौड़ा है और ऊपर की ओर जाने तक तंगनाल बनी हुई है। जैन कीर्ति स्तंभ वास्तव में आदिनाथ का स्मारक है, जिसके चारों तरफ पार्श्व का आदिनाथ की 5 फुट ऊंची दिगंबर जैन की मूर्ति खड़ी है तथा बाकी के भाग में छोटी छोटी जैन मूर्तियां खुदी हुई है। इस स्तंभ के ऊपर की छतरी बिजली गिरने से टूट गई थी तथा इससे इमारत को बड़ी हानि हुई थी और महाराणा फतेह सिंह जी ने इस स्तंभ की मरम्मत करवाई थी। अब बात करते हैं महावीर स्वामी का मंदिर। जैन कीर्ति स्तंभ के निकट ही महावीर स्वामी का मंदिर है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा के राज्यकाल में ओसवाल महाजन गुणराज ने करवाया था। हाल ही में जीर्ण शीर्ण अवस्था प्राप्त इस मंदिर का जीर्णोद्धार पुरातत्व विभाग ने किया है। इस मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है। अब बात करते हैं नीलकंठ महादेव का मंदिर। तो यह मंदिर महावीर स्वामी के मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ने पर नीलकंठ महादेव का मंदिर आता है। कहा जाता है कि
महादेव की इस विशाल मूर्ति को पांडव भीम ने अपनी बाजुओं में बांधे रखते थे। अब बात करते हैं सूरजपोल तथा चूड़ावत साई दास का स्मारक। तो नीलकंठ महादेव के मंदिर के बाद किले के पूर्व की तरफ एक दरवाज़ा है जो सूरजपोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से दुर्ग के नीचे मैदान जाने का एक रास्ता बना है और इस दरवाजे के पास ही एक चबूतरा बना है जो सलुम्बर के चूड़ावत सरदार रावत साईदास जी का स्मारक है। वे सन 1568 में अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं अद्दुदजी का मंदिर। रावत साईदास के स्मारक से दक्षिण की तरफ जाने पर दाहिनी ओर अद्दुद का मंदिर है जिसे महाराणा रायमल ने सन 1394 में बनवाया था। जीर्ण शीर्ण अवस्था प्राप्त इस मंदिर में स्थापत्य कला दर्शनीय है। मंदिर में शिवलिंग है और उसके पीछे की दीवार पर महादेव की विशाल त्रिमूर्ति है जिसे देखने में समदीश्वर मंदिर की प्रतिमा से मिलती है। अद्भुत प्रतिमा के कारण इस मंदिर को अद्दू जी का मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राज टीला तथा चतरंग तालाब। अद्दू जी के मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही राज टीला नामक एक ऊंचा स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ मौर्य वंशी राजा मान के महल थे। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में राजाओं का राज्याभिषेक इसी स्थान पर हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पास सड़क के पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। सड़क के पश्चिमी सिरे पर चित्रांगद मौर्य का निर्माण कराया हुआ तालाब है जिसे चतरंग कहते हैं। यहाँ से अनुमानतः पौने मील दक्षिण में चित्तौड़गढ़ की पहाड़ी समाप्त हो जाती है और उसके नीचे कुछ दूरी पर चित्तौड़ी नाम का एक छोटी पहाड़ी है। अब बात करते हैं चित्तौड़ी बुर्ज और मोहर मगरी के बारे में। तो दुर्ग का अंतिम दक्षिणी बुर्ज चित्तौड़ी बुर्ज कहलाता है। इस बुर्ज के 150 फीट नीचे एक छोटी पहाड़ी जो कि मिट्टी के टीले के रूप में दिखाई पड़ती है। यह टीला कृत्रिम है। कहा जाता है कि 1567 ईस्वी में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तब अधिक उपयुक्त मोर्चा इसी स्थान को माना और मगरी पर मिट्टी डलवा कर उसे ऊंचा उठवाया ताकि किले पर आक्रमण कर सके। प्रत्येक मजदूर को प्रत्येक मिट्टी की टोकरी हेतु एक एक मोहर दी गई थी, अतः इसे मोहर मगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मीरा मंदिर के बारे में। तो महाराणा उदय सिंह व राव जयमल ने अपने राजपुरोहितों का एक दल सूरदास चंपावत के नेतृत्व में मीराबाई के ससम्मान चित्तौड़गढ़ लाने हेतु भेजा, परंतु मीराबाई इसके लिए तैयार नहीं हुई। इस पर राजपुरोहितों ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद मीराबाई अचानक वहां अंतर्ध्यान हो गई। कहते हैं मीरा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समाकर विलीन हो गई। चित्तौड़गढ़ को आज यह गौरव प्राप्त है कि आज भी वह मंदिर जहां मीरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की पूजा करती थी, वह कलात्मक और सुंदर मंदिर आज भी बड़ी शान से खड़ा है, जिसे आज मीरा मंदिर के नाम से सभी जानते हैं एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अब बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में। तो विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ और टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाले मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के
स्मारक के रूप में 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर भी कहते हैं। और इसका जो वास्तुकार थे वो थे मंडन जेता और उसके पुत्र नापा पुंज उपेंद्रनाथ डे ने इसको प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर होने के कारण इसे विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। और यह स्तंभ 120 फीट ऊंचा 9 मंजिला विजय स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला की बारीक और सुंदर कारीगरी का नायाब नमूना है, जो नीचे से चौड़े आकार का है। इसके ऊपर तक जाने के लिए 157 सीढ़ियां बनी हुई है। स्तंभ का निर्माण महाराणा विक्रम अपने समय के महान वास्तुशिल्पी मंडन के मार्गदर्शन में उनके बनाए नक्शे के आधार पर करवाया था। इस स्तंभ के आंतरिक तथा बाहरी भागों पर भारतीय देवी देवताओं अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा जी, सावित्री, हरिहर, पितामह विष्णु के विभिन्न अवतारों तथा रामायण तथा महाभारत के पात्रों के सैकड़ों मूर्तियां उत्कीर्ण है। विक्रम योगी द्वारा निर्मित विजय स्तंभ का संबंध मात्र राजनीतिक विजय से नहीं है, वरन यह भारतीय संस्कृति और स्थापत्य का ज्ञानकोश है। मुद्रा शास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान प्रोफेसर S.K. भट्ट ने स्तंभ को 9 मंजिला का सचित्र उल्लेख करते हुए कहा है कि यह राजनीतिक विजयों के प्रतीक स्तंभ के रूप में मीनारें बनाई जाती है, जबकि यहाँ इसके प्रत्येक तल में धर्म और संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों को प्रस्तुत करते हुए भिन्न भिन्न स्थापत्य शैली अपनाई गई है। इस टावर की 8 मंजिला पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है। इसके लेख अत्रि और महेश भट्ट है। इन दोनों ने अभी कभी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था दोस्तों विजय स्तंभ का किस प्रकार से इसे बनाया गया और कितना मंजिला है और इसे किस किस नामों से जाना जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है उस पर जो डिपेंड था ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से जल्दी से शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।